हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने 8 एमसीक्यूज़ ख़त्म किए थे। अभी हम थियरी क्वेश्चंस चालू करते हैं। तो थियरी क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट एकदम टॉपिक ही किया था हमने कि एवरेज वैल्यू पूरे इसके लिए ज़ीरो होता है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू भी यही था कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। राइट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स में तीन डेफिनेशन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। देखो, वैसे तो डेफिनेशंस आपको रट्टा ही मारना है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं थोड़ा ट्रिक ज़रूर दे सकता हूँ। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीधा सीधा मगअप करना है कि ऑपोजिंग नेचर ऑफ एन इंडक्टर टू फ्लो द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको आप एक रेजिस्टेंस के जैसा याद रखिए कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को ऑपोज करना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी वही काम होता है कि ऑपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को ऑपोज करना इंडक्टर के अंदर, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। I hope it is clear. The opposing nature of an inductor to the flow of alternating current. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करने का नेचर जो इंडक्टर में होता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड बहुत इजी है क्योंकि वो दोनों रेशियो है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर टू द करस्पॉन्डिंग आरएमएस करंट। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ये जो XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब XC है, ये किसका रेशियो है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल एज दैट। जैसे ओम्स लॉ था, आर का फॉर्मूला होता था V/I, वैसे ही यहाँ पे XC का फॉर्मूला भी V/I ही होता है, बस आरएमएस वैल्यू लिखना है। So capacitive reactance of a capacitor is defined as the ratio of RMS value of voltage across the capacitor to the corresponding RMS current. सेम टू सेम Z का आंसर है इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस भी वही रेशियो है, द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अब आपको देख के लगेगा कि ये दोनों तो सेम फॉर्मूला है, तो वैल्यूज़ अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो जब हम ये जो है हम कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, जबकि ये जो है हम पूरे सर्किट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सर्किट का वोल्टेज अपॉन सर्किट का करंट विल गिव यू Z, जबकि कैपेसिटर का वोल्टेज अपॉन कैपेसिटर का करंट विल गिव यू XC। वही लॉजिक से इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी हम देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, VRMS अपॉन IRMS। तो आपको चाहिए तो यही डेफिनेशन आप एक्सेल के लिए भी यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द करस्पॉन्डिंग RMS करंट। वो भी चल जाएगा यहाँ पे। तो आई होप ये आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, तीनों का आंसर है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। बस ध्यान रखना कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखोगे तो इंडक्टर वर्ड यूज़ करना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कैपेसिटर, और इम्पीडेंस के लिए सर्किट वर्ड यूज़ करोगे तो चलेगा, या कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिखा है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसके आगे तीन डेरिवेशंस किए हैं उन्होंने। ये तीन डेरिवेशंस मैं सम्स के बाद ले लेता हूँ। ठीक है, बस ये तीन ही डेरिवेशंस है और पूरा चैप्टर ख़त्म। बट ये तीन चार डेरिवेशंस के बाद के जो टॉपिक है, सम्स जो है, वो मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ और फिर हम डेरिवेशंस पे वापस आते हैं। तो चलिए सम्स चालू करते हैं। सम्स काफ़ी इजी है ये टॉपिक के, चैप्टर के, बस थोड़ा सा फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा।
तो जैसे जैसे जो जो फॉर्मूलाज आता है मैं आपको बताते जाता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईसी सर्किट्स। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स लिख के जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ पीक वैल्यू 110 वोल्ट, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो गिवन में हमने लिख लिया ये चीज़ और ये चीज़ is connected across LCR series circuit with R is equal to 100, L is equal to 10 millihenry and C is equal to 25 microfarad. Calculate inductive reactance, capacitive reactance and impedance of the circuit. अभी जो डेफिनेशन किया था उसका सम आ चुका है, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfl, ये हमने ऊपर भी देखा है, एक सम में आया था। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2πfc और Z का फॉर्मूला, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √r² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो हम वैसे भी आगे पढ़ चुके हैं। देखो यही वाला फॉर्मूला था ऑब्जेक्टिव में और एक्सेल भी पढ़ा था हमने, तो नया हार्डली कुछ है, यही दोनों चीज़ नए हैं। एक ही चीज़ नया है इनफैक्ट, XC का फॉर्मूला। अब अपने सम के हिसाब से हमारे पास F है, क्या F है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम हो गया, F का वैल्यू मिल गया है। और क्या चाहिए मुझे, XL के लिए L चाहिए, तो L भी है मेरे पास 10 मिली हेनरी। तो सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करना है। आप सीधा का सीधा यहाँ पे देखो, सबसे पहले XL का वैल्यू सॉल्व किया, 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल। 2 पाई के जगह पे 3.14 लिखा, F के जगह पे 50 लिखा क्वेश्चन में से, और L के जगह पे 10 मिली हेनरी था तो 10 इंटू 10⁻³ लिखा। सिर्फ और सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया है और आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वैसे ही XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। इसके लिए अपने पास F और C होना चाहिए, हमारे पास दोनों है। F तो ऑलरेडी क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है और C का वैल्यू है 25 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब इंटू 10⁻⁻⁶। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और इधर ही आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ ताकि कैलकुलेशंस का भी प्रॉब्लम ना है। तो XL इज इक्वल टू 2πfl, तो 2 कॉपी किया, F के जगह पे 3.14 लिखा, F 50 दिया हुआ था और L जो है वो 10 मिली हेनरी था, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। अब थोड़ा स्मार्टली मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 50 100 होता है, ठीक है, और 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा। सो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 314 है। इंटू 10 तो एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं और 10⁻³ का मतलब नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ होता तो 1 के आगे 3 ज़ीरो मल्टीप्लाई करते, -3 है इसलिए नीचे 1 के आगे 3 ज़ीरो, तो 0 0 कट और वापस 314 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3.14। तो ये आपका आंसर है 3.14 ओम्स। ये कैलकुलेशन किया था उन्होंने, जो दिखाया नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है 3.14। वैसे ही XC का वैल्यू होता है 1/2πfc, तो 1/2 इंटू पाई के जगह पे 3.14, F के जगह पे 50 और C का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरेड, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो -6 है ना ऊपर लेके जाके 10⁻6 लिख देते हैं, ये 2 और ये 50 100 हो जाएगा और 100 3.14 के साथ तो 314 इंटू 25। तो ये कैलकुलेशन बचता है 314 इंटू 25, ठीक है। अब इसके आगे आपको लॉग यूज़ कर लीजिए या आपको डायरेक्ट कट करना है तो डायरेक्ट कट कर लीजिए, आपके ऊपर है। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये कैलकुलेशन करके बता पाऊँ। टाइम मिलेगा तो अलग से एक वीडियो बना के कर लूँगा, वरना आप लिटरली
314 इंटू 25 करके देखो, ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला इसमें। और फिर 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, और यहाँ पे जो भी है ऑब्वियसली आप पहले 5 से 25 से कट करते जाइए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली बेस्ट तरीका होगा आप लॉग यूज़ करके ढूंढ लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है z का वैल्यू। तो z का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। r का वैल्यू 100, एक्सएल के जगह पे जो 3.14 मिला है वो, और एक्सी के जगह पे ये। इसका आंसर आपको लॉग के थ्रू ढूंढना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो है वो लॉग के थ्रू करके आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला। देखो फिजिक्स का सम्स बहुत इजी होने वाला है, सिर्फ फार्मूलाज पता होना चाहिए। तो ये 3 फार्मूला से ये 4 मार्क का सम आपका कवर हो जाएगा। जहाँ तक कैलकुलेशन का बात है, लॉग का इशू है, वो हो जाएगा सॉर्टेड। आधा घंटा लगता है लॉग सीखने को अच्छे से, देर इज़ नो नीड टू पैनिक। एक लेक्चर हम ऑफलाइन करके लॉग कर लेंगे, बट देर इज़ नो नीड टू पैनिक अबाउट द कैलकुलेशंस। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, डू द सम्स फॉर नाउ। ठीक है, कैलकुलेशंस कैन बी सॉर्टेड आउट। चलो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। Second question is, an AC supply of frequency 50 Hz is supplied to a series combination of 25 microfarad condenser. Condenser का मतलब कैपेसिटर ही होता है, 0.1 हेनरी इंडक्टर और 24 ओम रेजिस्टर। तो वापस सारी चीज़ें सेम ही दी हुई है। C का वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ढूंढना है और इम्पीडेंस ढूंढना है। सेम यही 3 फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं आपको। ठीक है, इट वाज अ रिपीट सम, वैल्यूज़ अलग किया है और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, एल का वैल्यू, आर का वैल्यू, सी का वैल्यू। आप खुद से सॉल्व करेंगे ये सम। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं वही 3 है, एक्सएल, एक्ससी और जेड। डिटो कॉपी पेस्ट, नथिंग एल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड। तो सी का वैल्यू दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए ये तो बेस्ट चीज़ हो गया, ये सेकेंड फॉर्मूला जो है यहाँ पे बस वही यूज़ करना है, सम आ गया आंसर। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π/FC। आपको एक्स पूछा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब XC पूछा है। आपके पास F और C है क्या, है ऑलरेडी, क्योंकि F 100 दिया हुआ है, C 0.5 दे के रखा है। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना था और आपका आंसर आ जाता। दैट्स इट। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट आएगा आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, वो मैं करा लूँगा आपको अलग से, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो सो लेट्स मूव ऑन। एज यू कैन सी हमारे 3 सम्स हो चुके हैं। अभी तक हम 3 फार्मूला के आगे नहीं बढ़े हैं ये चैप्टर में। वी आर जस्ट डूइंग द 3 फार्मूलाज। नेक्स्ट पार्ट, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज given by E is equal to 140 sin 314.2 t is connected across a pure resistor of 50 ohms. Calculate frequency of the source, RMS current through the resistor. तो ये देखिए, ये अभी एक नया टाइप आया जहाँ पे हमें इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म ये होता है, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करा देता हूँ। E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, जो जनरल फॉर्म है उसको हमारा जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। तो E बनेगा 140 साइन 314.2 टी। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे 2 चीज़ का आंसर समझ में आ रहा है। ई एम जो है वो 140 है, तो ई एम मिल गया 140 और ओमेगा मिल गया 314.2। करेक्ट है, लेकिन ओमेगा का वैल्यू या फॉर्मूला तो 2πf होता है, तो 2πf हो गया 314.2, और इसको सॉल्व करके आप f का आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 और पाई को नीचे लेके जाता हूँ, पाई को 3.14 लिख लेता हूँ, 142 लिख लेते हैं।
तो ये 1 जा और ये 100 जा, और 100 डिवाइड बाई 2 करने पे 50 मिलेगा आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर, फ्रीक्वेंसी का आंसर 50 है। ये सम कहाँ पे सॉल्व किया इन्होंने? जी यहीं पे है, आंसर है 50। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओमेगा को 314.2 लिखा और फिर ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिख दिया, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा है कि आरएमएस करंट, तो उसके लिए हमको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सो आई आर एम एस का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर, ओम्स लॉ, करेक्ट। वी इज इक्वल टू आई आर। तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए और वी आर एम एस पता होना चाहिए। आर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि 50 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो ये 50 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू पता है हमको। और वी आर एम एस, लेकिन वी आर एम एस नहीं पता, वी एम पता है हमें। वी एम जो है वो 140 था, तो वी एम से वी आर एम एस कैसे निकलते हैं? उसको √2 से डिवाइड करके। तो ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ का आर एम एस वैल्यू निकालना होता है तो उसकी पीक वैल्यू से √2 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही आई आर एम एस निकालना है तो पीक करंट से √2 से डिवाइड करने का। तो हमारे पास ऑलरेडी वी आर एम एस तो था, वी आर एम एस था 140, सॉरी वी एम था 140, सो वी आर एम एस हो जाएगा 140 डिवाइड बाय √2, और फिर हम इसमें रेजिस्टर से डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सम, आपको करंट का आंसर मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू दिस सम, लेट मी नो इफ़ एनी डाउट्स, ठीक है। सो ये भी सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सम्स कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द थियोरी क्वेश्चंस।